चलिए तो जो है आज जो है हम लोग जो है अपना निषेचन, जहाँ पिछले बार हम लोग बताए थे आप लोगों को कि निषेचन जो होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन को पूरे एक जनन को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन की घटना और निषेचन पश्चात घटनाएं। समझ आ रहा है नाम से? निषेचन पूर्व मतलब निषेचन के पहले की जो घटनाएं होती हैं। तो निषेचन के पहले जो घटनाएं होती है पहले उसको बता दिया जाए। पहला तो सबसे बड़ा घटना होता है जो युग्मकों का बनना, निर्माण, युग्मकों का निर्माण। और दूसरा है निषेचन पूर्व घटना में युग्मकों का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। जो गैमेट्स जो बने हैं अब उसको सही जगह पर पहुंचा दिया जाए। ठीक है, ये दो है निषेचन पूर्व घटनाएं। और फिर इसके बाद निषेचन आता है, उसके बाद निषेचन पश्चात घटनाएं आ जाती हैं। तो निषेचन पूर्व घटना में पहला है युग्मकों का निर्माण। अब हम तुम लोग को उसी दिन बताए थे कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके युग्मक एक जैसे दिखते हैं, एकदम सेम दिखते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके युग्मक अलग अलग दिखते हैं। जैसे कि इंसान के दोनों युग्मक अलग अलग दिखते हैं ना। यस सर। एक मेल युग्मक अलग दिखता है, इस तरह का दिखता है, इसको स्पर्म हम लोग कहते हैं, स्पर्म होता है। और फीमेल युग्मक एक एग होता है। समझ लो, ये दोनों दिखने में अलग अलग दिख रहे हैं, हम लोग देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल युग्मक है कौन सा फीमेल युग्मक। तो इन जीवों को जिनके युग्मक अलग अलग दिखाई देते हैं उन्हें हम लोग विषम युग्मजी कहते हैं। युग्मकी, विषम युग्मकी, युग्मजी न लिख देना, युग्मजी अलग हो गया, युग्मकी, विषम युग्मकी। और दूसरे जीव कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके युग्मक जो होते हैं वो एक ही जैसे सेम दिखाई देते हैं। इसमें बता पाओगे कौन मेल है कौन फीमेल है? तो ऐसे जीव जिनके युग्मक एक जैसे दिखाई देते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं समयुग्मकी, समयुग्मकी, विषम युग्मकी। समझ आया? जो नर युग्मक होते हैं उन्हें हम लोग शुक्राणु या फिर पुमाणु या शुक्राणु कहते हैं। और जो मादा युग्मक होते हैं इसे अंड या डिम्ब कहते हैं। दोनों शब्द को इस्तेमाल किया जा सकता है, या अंड या डिम्ब जो फीमेल युग्मक है उन्हें अंड या डिम्ब, और जो मेल युग्मक होते हैं उन्हें शुक्राणु या पुमाणु। इस शब्द को याद रखें। जीवों में लिंग जो होता है दो तरह के लिंग होते हैं, आप जान रहे हैं, एक मेल होता है दूसरा फीमेल। पढ़े हो ना हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग? यस सर। दो तरह का हम लोग लिंग पढ़े हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर स्त्रीलिंग अलग होता है पुल्लिंग अलग होता है, तो उन्हें हम लोग कहते हैं एक लिंगी पदप या एक लिंगी जीव। लेकिन कुछ ऐसे जीव और कुछ ऐसे पदप होते हैं जिनके अंदर दोनों लिंग होता है, मतलब मेल भी उसी के अंदर होता है फीमेल भी उसी के अंदर होता है। ऐसे भी जीव होते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं द्विलिंगी, द्विलिंगी पदप या द्विलिंगी जीव या फिर उभयलिंगी। द्विलिंगी या उभयलिंगी, ये दोनों शब्दों को याद रखना। द्विलिंगी मतलब नाम से ही मालूम चल रहा है द्विलिंगी, दोनों लिंग इनके पास है, मेल भी इन्हीं के अंदर होता है फीमेल भी इन्हीं के अंदर होता है, अपने ही से फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। और बाकी जीवों में क्या होता है, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, दोनों समीप आते हैं फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसी तरह पौधे में भी कई पौधे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ पॉलन बनता है, कई पौधे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ फीमेल हिस्सा होता है, जो दोनों अलग अलग पौधों में होता है। तो यहाँ से पॉलन आके वर्तिकाग्र तक पहुँचता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। जान समझ रहे हो ना? तो ये जो है एक लिंगी और द्विलिंगी, ये दोनों शब्दों को बड़ा अच्छे से समझ लो कि एक लिंगी मतलब जो केवल एक लिंग जिनके पास हो, या मेल हो या फीमेल हो, उन्हें उन जीवों को एक लिंगी जीव कहते हैं। और उभयलिंगी जीव या द्विलिंगी जीव, ऐसे जीव जिनके शरीर में दोनों लिंग मौजूद होते हैं उन्हें हम लोग उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। एक लिंगी के बहुत सारे उदाहरण तुम लिख सकते हो, इंसान है, जानवर है, गाय है, बकरी है, कुत्ता है, ये सब एक लिंगी है। दोनों लिंग नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दो समीप आके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दिखाते हैं, ट्रांसफर करते हैं मेल को फीमेल में। समझ रहे हो ना? यस सर। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे केचुआ, केचुए जो होते हैं उनके अंदर दोनों लिंग पाए जाते हैं। उनके अंदर स्त्रीलिंग भी मतलब स्त्री वाला जो लिंग होता है वो भी पाया जाता है, पुरुष का भी लिंग पाया जाता है। इसीलिए वो खुद से अपना निषेचन कर लेते हैं।
इसी तरह कुछ पौधे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों पाया जाता है, जिसको हम अभी पिछले वाले में क्लास में बताए थे फोटो दिखा के, आदर्श पुष्प। यस सर। आदर्श पुष्प के अंदर मेल भी पार्ट होता है एंथर और फीमेल भी पार्ट होता है स्टिग्मा, दोनों पार्ट होता है। आप नहीं से निषेचन कर सकते हैं। अमरूद का पौधा हो गया, और मटर के पौधे पे भी देखो, मटर के पौधे में खासियत ये होती है कि उसी फूल में नहीं होते हैं दोनों, अलग अलग फूलों में होते हैं लेकिन उसी पौधे पे होते हैं। एक यहाँ फूल निकला है और दूसरा यहाँ फूल निकला, तो इसके जब पॉलिन झड़ेंगे तो इसके वाले स्टिग्मा पे आ जाएंगे, समझ रहे हो ना? ऐसे भी पौधे होते हैं। तो एक लिंगी वो जीव होते हैं जिनके पास केवल एक लिंग होता है, दो लिंगी वो जीव जिनके पास दोनों लिंग। कोशिकाएं जो है हम लोग की वो दो तरह की होती हैं। एक होती है आपकी अगुणित कोशिकाएं, एक होती है दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है अगुणित कोशिकाएं, एक होती है द्विगुणित। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग हैप्लॉइड, HAPLOID हैप्लॉइड। इसको कहते हैं डाइप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो इसका मतलब क्या होता है? अगुणित कोशिकाएं मतलब होती हैं कि ऐसी कोशिकाएं जिनके पास केवल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, समझे? यस सर। क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं ना? यस सर। तो ऐसी कोशिकाएं जिनके पास केवल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उन्हें हम लोग अगुणित कोशिकाएं कहते हैं। अब ये एक सेट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ होंगे? जनन कोशिका में पाए जाते हैं। जनन कोशिका को क्या बोलते हैं? युग्मक। तो ये अगुणित कोशिकाएं युग्मक होती है क्योंकि युग्मकों के पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, और जब ये दो युग्मक मिल जाते हैं तब जाके वो द्विगुणित हो जाती है। यस सर। और द्विगुणित कोशिकाएं कहाँ होती हैं? युग्मकों को छोड़ के बाकी पूरे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं वो द्विगुणित, क्योंकि उनके पास पूरा क्रोमोसोम होता है, दोनों सेट होता है, आधा नहीं होता, आधा तो अगुणित में होता है, द्विगुणित में पूरी क्रोमोसोम का पूरा दोनों सेट मौजूद होता है। समझ आ रहा है? यस सर। तो युग्मकों को अगुणित कोशिकाएं भी कह सकते हैं हम लोग, और द्विगुणित कोशिकाएं युग्मकों को छोड़कर बाकी सारी कोशिकाएं जो है वो द्विगुणित। द्विगुणित मतलब गुणसूत्र की बात हो रही है, गुणसूत्र की बात। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स को हम लोग हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। यस। तो अगुणित मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम कोशिका के अंदर जो युग्मकों में पाया जाता है, और द्विगुणित मतलब दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम, दोनों गुणसूत्र जब मौजूद होते हैं, एक सेट के दोनों गुणसूत्र मौजूद होते हैं, तो इनको हम लोग द्विगुणित कहते हैं। और जो है जब हाफ सेट होते हैं मौजूद तो उनको हम लोग अगुणित कहते हैं। समझ आ रहा है? यस सर। और यही हाफ सेट युग्मक हाफ इसका मिलकर द्विगुणित में बन जाते हैं। पता है हम लोगों का कि ये जो युग्मक बनते हैं, तो युग्मकों का जब निर्माण होता है तो पहले जो शुरुआत निर्माण होता है, तो जब युग्मक निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं हम लोग के शरीर में होती हैं, जो हम लोग के वृषण में पाई जाती हैं और अंडाशय में पाई जाती हैं, वो कोशिकाएं जब पहला कोशिका देती है तो अगुणित देती है, अगुणित देती है। इसके बाद ये कोशिका जो बनी है अगुणित, ये खुद डिवीजन करके अगुणित ही बनाती रहती है। ठीक है, समसूत्री द्वारा होने लगा, देखो फोटोकॉपी हो रही है एकदम, समसूत्री होने लगा। एक ही बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब ये कोशिका बनी उसके बाद ये सब कुछ जो है अपने आप समसूत्री विभाजन करना शुरू कर देते हैं। तो आज जब ये अगुणित कोशिकाएं, दो अगुणित कोशिकाएं युग्मक विपरीत युग्मक मिल जाते हैं तो वो द्विगुणित बना देते हैं, निषेचन हो जाता है। अब आता है आप लोग का हेडिंग है युग्मकों का स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। मतलब कि अब जो गैमेट्स जो बन गए हैं, अगुणित बने हैं चाहे द्विगुणित बने हैं, जैसे भी बने हैं,
युग्मक तो आवृत ही होते हैं। यस सर। युग्मक हमेशा हाफ उसमें Yes, होता है ना, हाफ क्रोमोसोम, यस सर। तो हैप्लॉइड होते हैं, हमेशा आवृत होते हैं। अब इन युग्मकों को ट्रांसफर कर दिया जाए या फीमेल में या मेल के से फीमेल में कर दिया जाए, फीमेल से मेल में कर दिया जाए, वो जैसे भी। अब हो गया ट्रांसफर। अब ट्रांसफर करने के लिए हम लोग भले जितने भी जीव हैं, चाहे हम लोग इंसान हो, कोई जानवर हो जो हम लोग पालतू जानवर हो, जंगली जानवर हो, पौधे हो, ये सब भले दिखने में शारीरिक रूप में बड़े ही अलग अलग दिखाई देते हैं। देखो हम अलग दिख रहे हैं, ये पेड़ अलग दिख रहा है, गाय अलग दिख रही है, कुत्ता अलग दिख रहा है, सब अलग दिखते हैं Yes, ना। sir. लेकिन गैमेट्स ट्रांसफर करने के लिए इन सबों की प्रक्रियाएं बड़ी सिमिलर होती है, बड़ी समानताएं बहुत सारी दिखती हैं। हर जीव में जो जीव है, जो यूकार्योटिक जीव होते हैं, जितने प्रोकार्योटिक नहीं, यूकार्योटिक जो होते हैं, उन सब में गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए कुछ समानताएं दिखाई देती हैं हम लोग। वो समानताएं क्या है? ट्यूब्स का निर्माण। ट्यूब्स का निर्माण, जैसे इंसानों में, जानवरों में एक ट्यूब द्वारा शरीर से मेल गैमेट्स को फीमेल तक पहुंचा दिया जाता है। इसी तरह पौधे में भी होता है ऐसा। तो ये समानताएं ना हुई। वही तुमसे बोल रहे थे ना, सदाबहार मतलब तोड़ के लाओ। अभी इसमें पॉलन नहीं बना, लेकिन कल हम जो है उसको करेंगे, कल प्रैक्टिकल आप लोग का रहेगा। तो हम लोग देखेंगे कि पॉलन जो ग्रेन उस दिन देखा गया था ना, पॉलन, यस सर। जो पॉलन था, जब हम लोग इसको थोड़ी देर शुगर सॉल्यूशन में रखते हैं, 20% शुगर सॉल्यूशन में रखते हैं जब इसमें, तो हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इस पे से एक छोटा सा ट्यूब निकल रहा है, ट्यूब जैसा निकल रहा है। और इसी ट्यूब से ये जो गैमेट्स इसके अंदर थे, वो इसी ट्यूब से होके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये जो वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र है। यस सर। तो वर्तिकाग्र पे जब एक पॉलन गिरता है, तो ये अपने अंदर थोड़ी देर बाद ट्यूब बनाना शुरू कर देता है। एक लंबी ट्यूब बना के यहाँ से आके अंडाशय में पहुंच जाता है। जो है इसके अंदर ट्यूब का निर्माण हो जाता है, और ट्यूब वो नीचे आके सीधे अंडाशय में पहुंच जाती है। और यहाँ पे जो इसके अंडे रहते हैं, इसमें से निषेचन हो जाता है। मेल आ गया, फीमेल आ गया, निषेचन हो गया। तो ये हम लोग देखने को मिलता है हम लोगों को कि जो है भले जीव जो है अलग अलग दिखते हैं, लेकिन इनके गैमेट्स के ट्रांसफर करने के तरीके जो होते हैं बड़े ही सिमिलर होते हैं। सेम नहीं बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। जैसे हम बता दिए कि कुछ जीव होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं अपने गैमेट्स को। तो जो संरचनाएं होती हैं, संरचनाएं ट्रांसफर जब कोई चीज करना है तो उसकी कुछ खासियत भी तो होगी। जैसे मेल के अंदर हम लोग इंसानों के अंदर जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं स्पर्म को मेल से फीमेल में, तो स्पर्म अगर चलनशील नहीं होता तो एक जगह रहता, लेकिन हम लोग का स्पर्म चलनशील होता है, इसीलिए आगे वो बढ़ के एग तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए कि युग्मक जो होते हैं कुछ खासियत अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, जिससे कि उनका स्थानांतरण आसान हो जाता है। कुछ युग्मक जो होते हैं मेल और फीमेल, तुम लोग बता देना, कुछ स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं वो चलनशील होते हैं। तो यहाँ स्पोर्स नहीं, यहाँ युग्मकों की बात होती है। तो निषेचन के हिसाब से युग्मकों का चलनशील होना या ना होना डिपेंड करता है। निषेचन दो तरह का होता है, एक आंतरिक निषेचन होता है, एक बाहरी निषेचन होता है। इसके बाद पढ़ने वाले हैं निषेचन को, हम बता दें। निषेचन दो तरह का होता है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। जो शरीर के अंदर निषेचन होता है, मतलब कि गैमेट्स को जब शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है किसी माध्यम से, तो वो जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है। और जब निषेचन शरीर के बाहर किया जाता है उसको हम लोग बाहरी निषेचन कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ आ रहा? निषेचन, फर्टिलाइजेशन समझ रहे हो ना? निषेचन जब शरीर के अंदर किया जाए तो वो आंतरिक निषेचन होता है, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जब निषेचन शरीर के बाहर किया जाए तो उसे हम लोग बाहरी निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि मछलियाँ इंटरनल निषेचन नहीं करती, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मछलियों में नहीं होता। मछलियाँ क्या करती हैं, फीमेल मछली एक जगह पर खूब सारे अंडे दे देती है, खूब सारे करोड़ों लाखों अंडे, हजारों अंडे एक जगह पे पत्थर के पास या किनारे पानी के अंदर दे देती है। और मेल आता है
और मेल इसके ऊपर स्पर्म पूरा छोड़ देता है। स्पर्म छोड़ जाता है तो स्पर्म इस पे आके अंदर फर्टिलाइजेशन कर देता है। ये शरीर के अंदर तो नहीं ना हो रहा है ये सब काम, ये सब तो कहीं पानी के अंदर कहीं पत्थर के पास हो रहा है। तो इस तरह का फर्टिलाइजेशन को हम लोग बाहरी निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन हम बहुत सारे जानवरों में देख सकते हैं, इंसानों में, बाकी हम लोग के पालतू जानवरों में, जंगली जानवरों में, बहुत से जानवरों में जहाँ पे गैमेट्स को किसी माध्यम से शरीर के अंदर पहुंचा दिया जाता है, वहां निषेचन अंदर होता है। द्विलिंगी जो जीव होते हैं, द्विलिंगी समझ रहे हो? द्विलिंगी अभी बताया है। द्विलिंगी जो जीव होते हैं उनको निषेचन की प्रक्रिया बहुत उनके लिए आसान होती है, क्योंकि उन लोग को जो है ट्रांसफर करने का कोई झंझट होता नहीं। अपने अंदर मेल भी है, अपने अंदर फीमेल भी है, अपने ही से ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो द्विलिंगी पुष्प मतलब उनके अंदर मेल और फीमेल दोनों हिस्सा होते हैं। इस तरह से अरेंजमेंट होता है इन लोगों का कि जैसे ही ये पूरी तरह से पक जाएगा, इसके पॉलन जो जब ये फूटेगा तो पॉलन इसके आके इसके ऊपर गिर जाएगा, क्योंकि इन लोगों को स्वपरागण कराना है। परागण की बात आ जाती है। परागण मतलब होता है कि ट्रांसफर पॉलन का, यानी कि मेल युग्मक का ट्रांसफर, की परागकण का स्थानांतरण परागकोश से और वर्तिकाग्र तक, उसको हम लोग परागण कहते हैं। परागण मतलब होता है परागकोश, परागकोश है, परागकोश से पॉलन, जो पॉलन तुम लोग देखे थे, इस पॉलन का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाने की प्रक्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। ठीक है? जब पौधा जो होता है द्विलिंगी होता है तो इसको बाहरी कारकों की जरूरत नहीं है। ये ऐसा अरेंजमेंट क्या होता है कि जैसे ही ये पूरा तरह से फल जाएगा, ये बाहर निकल के इस पे गिर जाएगा, परागण हो गया। यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया ना, परागण हो गया। बस इसी को हम लोग स्वपरागण कहते हैं, क्योंकि यहाँ बाहरी कारक नहीं इन्वॉल्व होते हैं। और जब जहाँ बाहरी कारक इन्वॉल्व होते हैं, बाहरी कारक मतलब किसी माध्यम से हम लोग जो है किसी माध्यम से हम लोग पॉलन की ट्रांसफर कर रहे हैं वर्तिकाग्र तक, तब हम लोग क्या देखते हैं, तब उसको परपरागण कहते हैं। परपरागण अलग अलग चीजों के हिसाब से होता है। जैसे कि कुछ ऐसे परागण होते हैं, परपरागण जो वायु से होते हैं, कुछ ऐसे परपरागण होते हैं जो कीट पतंगों से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हाथी के पैर से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चिड़िया द्वारा होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इंसानों द्वारा होते हैं। अलग अलग पराग, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी द्वारा होते हैं। तो ये परपरागण जो होता है वो कारकों पर निर्भर रहता है, लेकिन मेन बेसिक काम क्या होता है, सिर्फ पराग कणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यही प्रक्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। ठीक है? तो परागण हुआ, तो ये सब क्या है, ये सब चीज तो सिर्फ युग्मकों का ट्रांसफर है ना। युग्मक को सिर्फ कहीं स्थानांतरण हम लोग कर रहे हैं, चाहे किसी माध्यम से करें, चाहे खुद ही कर ले। द्विलिंगी जीव जो होते हैं वो खुद ही कर लेते हैं, और जो एक लिंगी होते हैं उनको कोई जरिया चाहिए होता है, जैसे कि ट्यूब। जैसे इंसानों में, जानवरों में ट्यूब द्वारा मेल से फीमेल तक पहुंचा दिया जाता है। फिर उसके बाद जैसे पुष्प है तो फूल जो होते हैं उसमें पल्पों में जो फूल होते हैं उनका स्थानांतरण परागकणों का हवा द्वारा हो जाता है। जैसे गुड़हल के पौधे का जो है परागकण बहुत हल्का होता है और कांटेदार होता है। तो हल्का इसलिए होता है कि जरा सा, और वो बाहर भी लटका हुआ रहता है, तो इसलिए होता है कि हल्की सी हवा चलने पर उसके परागकण आगे तक पहुंच जाए, दूसरे किसी गुड़हल के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए। कुछ कांटेदार इसलिए होते हैं कि जैसे ही जहाँ छुए वहाँ चिपक जाए वो, फिर दूसरे पे जाके छुए। जैसे गाय चलती रहती है तो उनके शरीर छुआता रहता है फूलों से, उस पे चिपक जाए, आगे भी किसी फूल से छुआ जाएगा तो वहाँ पहुँच जाएगा। मधुमक्खियों द्वारा होता है, तो ऐसे जीव जो मधुमक्खियों द्वारा परागण कराते हैं वो अंदर उसमें नेक्टर बनाते हैं अपने फूल के अंदर, जिसको मीठा जो पानी जो होता है फूल के अंदर मीठा पानी बनाते हैं। हाँ, कई फूल होते हैं, गुलाब का फूल महक बनाता है अपने अंदर, ताकि कीट पतंग वहां तक आकर्षित हो जाए। तो ये परागण की बात हुई, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी सिर्फ स्थानांतरण तुम लोग को बता रहा है कि ट्रांसफर कैसे होता है गैमेट्स का। निषेचन जो होता है, निषेचन मतलब होता है फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन, सीधी सी बात, फर्टिलाइजेशन ये सारा काम जितना हो रहा है सब फर्टिलाइजेशन करने के लिए हो रहा है। इसीलिए फर्टिलाइजेशन या निषेचन को बेस बनाया गया। इसको निषेचन पूर्व बना गया और निषेचन पश्चात बना गया। उन सब में निषेचन आ रहा है ना, तो निषेचन मेन है हम लोग का। तो निषेचन मतलब सीधी सी बात, जब फीमेल युग्मक और मेल युग्मक दोनों मिलते हैं उसको हम लोग निषेचन कहते हैं। युग्मक हम लोग जान रहे हैं कि अगुणित होते हैं। अगुणित समझ रहे हो ना? यस सर। अगुणित मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होते हैं युग्मक जो होते हैं। तो युग्मक जब मेल युग्मक और फीमेल युग्मक जब मिलते हैं तो वो दोनों डिप्लॉइड कोशिका बना देते हैं। ठीक है, डिप्लॉइड कोशिकाएं बना देते हैं। हैप्लॉइड रहते हैं युग्मक, उसके बाद डिप्लॉइड बना देते हैं। अब ये समसूत्री विभाजन द्वारा जब दोनों युग्मक मिल जाते हैं उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। जब दो युग्मक मिलते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। दो युग्मकों के मिलने के बाद जो बनता है उसको हम लोग इंग्लिश में ज़ायगोट कहते हैं, या फिर हिंदी में हम लोग कहते हैं युग्मनज, युग्मनज या ज़ायगोट। ठीक है, तो ये ज़ायगोट बन गया। अब ज़ायगोट क्या करता है? अब ज़ायगोट जो है, अब ये एक ज़ायगोट है, ये समसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजन करता है। अब अर्धसूत्री तो नहीं होगा, अर्धसूत्री तभी तक था जब तक युग्मक थे। अब युग्मक मिल गए, अब ये द्विगुणित हो गया ना, तो द्विगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री होता है, ये समसूत्री होता है। तो समसूत्री विभाजन द्वारा और विभेदीकरण द्वारा ये जो है बड़ा होने लगता है और एम्ब्रायो का निर्माण करता है। एम्ब्रायो का निर्माण करता है, वो एम्ब्रायो जो है वो बड़ा होकर पूरे जीव विकसित कर देता है। निषेचन जो होता है वो दो तरह का होता है, आंतरिक निषेचन और बाहरी निषेचन। जो अभी हम बताए हैं थोड़ा सा तुम लोग को, उसके बारे में ही दिया है। तो आंतरिक निषेचन जो होता है वो शरीर के अंदर जब निषेचन होता है उसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। जब शरीर के बाहर निषेचन होता है तो उसको बाहरी निषेचन कहते हैं। बहुत सारे जीव जैसे मछलियां हैं, नहीं होता हो ही पाएगा, बाहरी निषेचन हवा में कहाँ हो पाएगा। आंतरिक निषेचन हो जाएगा हवा में, लेकिन बाहरी निषेचन जो है वो हवा में कहाँ हो पाएगा, क्योंकि वहां तो गैमेट्स को ट्रांसफर करना है। तो हवा में ट्रांसफर करोगे तो कहाँ, वो तो ग्रेविटी खींच लेगी, नीचे गिर जाएगा वो। पानी में क्या होता है, वो गैमेट्स तैर सकते हैं, तैर सके आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे तक पहुंच सकते हैं। तो जो है क्या होता है मछलियों में, क्या होता है जैसे तुम लोगों को बताया है कि अंडे एक जगह दे देती है फीमेल मछलियां, उसके ऊपर आके मेल मछलियां अपना स्पर्म छोड़ देती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो भी जीव बाहरी निषेचन करते हैं उन लोग को युग्मकों को बहुत ज्यादा मात्रा में बनाना पड़ता है। युग्मकों को बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनाना पड़ता है। युग्मक नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर। युग्मक अगर ज्यादा मात्रा में नहीं रहेंगे तो जरूरी है कि यहाँ तक पहुंच जाएंगे सारे अंडों तक। अगर ज्यादा मात्रा में युग्मक यहाँ से छोड़ा गया तो कुछ इधर बह गए हैं, कुछ इधर बह गए हैं, कुछ ही ना पहुंच पाएंगे यहाँ पे। पानी में है, जिधर पानी का करंट जाएगा उधर वो बह जाएंगे। तो इसी वजह से जब बाहरी निषेचन होता है तो युग्मकों को बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है, और वो युग्मक जो है चलनशील भी नहीं होते। वो उन लोग को मछलियां जाके ऊपर अंडे के और वहां छोड़ देती हैं, और इतना ज्यादा युग्मक बनते हैं कि पूरा पानी वहां का सफेद हो जाता है युग्मकों से। तो ये है बाहरी निषेचन। आंतरिक निषेचन जो होता है, आंतरिक निषेचन में एक किसी ट्यूब द्वारा या किसी और शरीर के हिस्से द्वारा शरीर के अंदर युग्मकों को पहुंचा दिया। फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें जो जैसे बाहरी फर्टिलाइजेशन में हम बताए थे तुम लोगों को कि अंडे एक जगह रहते हैं और मेल आके उसके ऊपर अपना ये स्पर्म जो है या मेल जो युग्मक होते हैं उसको भेज देता है, वहां पे सारा वो फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। लेकिन जब आंतरिक होता है ये सब चीजें तो वो युग्मक जो होते हैं वो चलनशील होते हैं, क्योंकि आंतरिक जैसे इंसानों में ही ले लो, जब ये ओवरी है
इंसान यहाँ तक अपना स्पर्म छोड़ देते हैं, लाखों स्पर्म जो है यहाँ तक छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ के आगे जब बढ़ना है स्पर्म को, क्योंकि अंडा तो यहाँ इंतजार करता है, उनसे बताया था। यस। तो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए इनको आगे बढ़ना पड़ेगा खुद से। तो इसके लिए कुछ चलनशील होने चाहिए, तभी ना बढ़ पाएंगे, तो यहीं छूट जाएंगे फिर। तो इसीलिए स्पर्म्स जो होते हैं या जो आंतरिक निषेचन करते हैं जो जीव, उनके युग्मक चलनशील होते हैं। दोनों में से कोई एक चलनशील जरूर रहेगा। तो वो चलनशील होते हैं, वो अपने चलन वाले हिस्सों से अपने आप को आगे ढकेलते रहते हैं और जो है कुछ इधर भी जाते हैं, कुछ इधर भी जाते हैं, जिधर मिल गया वहाँ निषेचन हो जाता है। तो जिसमें आंतरिक निषेचन होता है वो सारे युग्मक जो होते हैं वो चलनशील होते हैं। निषेचन पश्चात घटनाएं, निषेचन पश्चात, पूर्व एक पश्चात मतलब निषेचन के अब बाद की बात हो रही है। युग्मक मिल गए, निषेचन समझ रहे हो? निषेचन मतलब सिर्फ एग और मेल और फीमेल का मिलना, उसको निषेचन कह गए। अब निषेचन के बाद की जो घटना है, निषेचन के बाद आपका आता है युग्मनज का निर्माण। युग्मनज अभी तुम लोग को बताया ना, जाइगोट या युग्मनज। जब मेल और फीमेल युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण करते हैं। लेकिन जब मेल और फीमेल मिल जाते हैं तो एक युग्मनज बन जाता है जो द्विगुणित होता है। पहले तो अगुणित युग्मक होते हैं मेल और फीमेल, अगुणित। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये द्विगुणित बना देते हैं, जाइगोट जिसको बोलते हैं, या फिर युग्मनज बोलते हैं। अब ये युग्मनज दो प्रक्रियाओं द्वारा, पहला है विभाजन और दूसरा है विभेदीकरण। ये दोनों को समझ लेना। कोशिका विभाजन मतलब सीधी सी बात, एक कपट के दो हो जाना, दो कपट के चार हो जाना। कोशिका विभाजन तुम लोग को बताए थे, समसूत्री अर्धसूत्री, यहाँ समीसूत्री होगा, क्योंकि अर्धसूत्री तो सिर्फ युग्मकों में पाया जाता है, अगुणित में ही पाया जाता है। तो समसूत्री विभाजन द्वारा ये बार-बार डिवाइड होंगे, क्योंकि देखो कोई भी जीवन की शुरुआत एक कोशिका से ही होती है, चाहे वो हम लोग हो चाहे वो कोई भी जीव। जीवन की शुरुआत हमेशा एक कोशिका से होती है, ये कोशिका। अब यही कोशिका कई बार डिवाइड होकर कई सारे सेल बना देगी ना। एक कोशिका माइक्रोस्कोप में दिखता है, लेकिन एक छोटा बच्चा हम लोग सामने आंख से देख सकते हैं। तो ये दो प्रक्रियाओं द्वारा अब एम्ब्रायो से जाइगोट से एम्ब्रायो की प्रक्रिया शुरू कर देगा। जाइगोट जो है बारंबार डिवीजन हो जाएगा। जैसे ही ये एक कोशिका से 2 से 4 बना तो उसको अब जाइगोट नहीं बोलेंगे, अब उसको एम्ब्रायो कहेंगे। समझ रहे हो? यस सर। एक कोशिका जाइगोट जो अब द्विगुणित हो उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। अब जो है जब एक कोशिका से ज्यादा हो गया तो उसको हम लोग एम्ब्रायो नाम देंगे। अब एम्ब्रायो क्या करता है? कोशिका विभाजन द्वारा और कोशिका विभेदीकरण, ये दो एक शब्द नया है हम लोग के लिए। कोशिका विभेदीकरण, कोशिका विभेदीकरण मतलब होता है कि कोशिका अलग-अलग जगह की कोशिका अलग-अलग संरचनाएं उन लोग की अलग-अलग होने लगती है। जैसे कि हम लोग की स्किन की कोशिकाएं अलग होने लगती हैं। अब ये एम्ब्रायो बन रहा है ना, अब तो बच्चे का निर्माण करेगा, तो अलग-अलग जगहों की कोशिका अलग-अलग तो होंगी ना। अब अभी तो ये समसूत्री विभाजन मतलब फोटोकॉपी। अब फोटोकॉपी के साथ साथ एक प्रक्रिया और होती है जिसको कहते हैं कि कोशिका विभेदीकरण, मतलब कि इन्हीं कोशिकाओं का रूपांतरण अलग-अलग होता है। इसको ऐसा नहीं कहेंगे कि ये समसूत्री नहीं हो रहा है, समसूत्री ही हो रहा है, लेकिन ये कोशिका विभेदीकरण हो रहा है। कोशिका विभेदीकरण में क्या होता है कि कोशिकाएं जो है विभाजन के साथ साथ विभेदीकरण भी होती है। मतलब उनका काम, जिन कोशिकाओं का काम अलग-अलग है, जैसे नर्व सेल, तंतु कोशिकाएं, उनका काम अलग है, वो दिखती भी अलग है। और हम लोग के पेट की कोशिकाएं वो अलग है, दिखती भी अलग है। हम लोग के दिल की कोशिकाएं अलग काम करती हैं, दिखती भी अलग है। ये सब कहाँ से हो रहा है? ये सब जब एम्ब्रायो बनना शुरू हुआ तो दो प्रक्रिया शुरू हो गई, एक तो कोशिका विभाजन, दूसरा कोशिका विभेदीकरण। मतलब अलग-अलग कोशिकाओं को अलग-अलग बांट दिया गया कि ये जो है इन कोशिकाएं, अब ये अलग हो गई। एक कोशिका जैसे दिल की एक कोशिका बन गई, नर्व सेल्स की एक कोशिका बन गई, कुछ और सेल्स की एक कोशिका बन गई, मसल सेल्स की एक कोशिका। अब ये फिर से अपना अपना विभाजन शुरू कर देंगे।
तो ये जो अलग अलग काम हो जा रहा है इन लोगों का, मतलब अलग अलग काम के हिसाब से जो कोशिकाएं बढ़ जा रही है, इसी को कहते हैं कोशिका विभेदीकरण। और कोशिका विभाजन तो समझ ही रहे हो। यस सर। तो ये दो प्रक्रियाएं अब सामने आने लगती हैं। अब इसको हम लोग जायगोट नहीं बोलेंगे, अब हम लोग इसको एम्ब्रायो बोलेंगे। अब है आपका भ्रूण उद्भव। इसको एम्ब्रायो को हम लोग हिंदी में भ्रूण कहते हैं। भ्रूण समझ रहे हो? एम्ब्रायो समझ रहे हो ना? एम्ब्रायो, एम्ब्रायो की हिंदी में हम लोग कहते हैं भ्रूण। अब नेक्स्ट हम लोग का जो है, पहले तो हम लोग देख लिए कि अब हम लोग यही ना पढ़ रहे हैं, निषेचन पश्चात पढ़ रहे हैं। तो निषेचन पश्चात में पहला है हम लोग का जो है युग्मनज का निर्माण, जो अभी बताया गया, युग्मनज का निर्माण। अब भ्रूण के बारे में बताया जा रहा है। युग्मनज समझ गए कि जब दो अगुणित कोशिकाएं, मतलब मेल और फीमेल युग्मक मिल जाते हैं तो ये द्विगुणित जायगोट बना देते हैं या युग्मनज बना देते हैं। अब ये युग्मनज दो प्रक्रियाएं द्वारा, मतलब कि कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदीकरण द्वारा बारंबार विभाजित होकर एम्ब्रायो का निर्माण कर देता है। समझ रहे हो एम्ब्रायो? यस सर। हां, एम्ब्रायो और जायगोट में अंतर पूछे तो यही बता देना, जायगोट एक कोशिका होती है, एम्ब्रायो एक से अधिक कोशिका है, बस इतना ही अंतर है। ठीक, तो ये अब बारंबार डिवाइड होके कोशिका विभाजन द्वारा, कोशिका विभेदीकरण द्वारा ये एम्ब्रायो का निर्माण कर देता है। अब एम्ब्रायो का निर्माण जीवों में जो होता है अंड प्रजक और दूसरा है सजीव प्रजक। ये दो जीव होते हैं, दो तरह के जीव होते हैं। अंड प्रजक जीव, अंड प्रजक प्रक्रिया है, और ऐसे जीव जो अंड प्रजक करते हैं उसे अंड प्रजक जीव और सजीव प्रजक जीव। तो ये दोनों में बता दें, अंड प्रजक जीव ऐसे जीव होते हैं जो अपने निषेचन के बाद अंडा दे देते हैं और बाहर बच्चे का निर्माण होता है शरीर से। और सजीव प्रजक जीव ऐसे जीव होते हैं जो निषेचन होने के बाद बच्चे को अपने शरीर के अंदर ही विकसित करते हैं, उसके बाद एक निर्धारित समय बाद बच्चे को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो अंड प्रजक जीव और सजीव प्रजक जीव, समझ आ रहा है कुछ? यस सर। अंड प्रजक जीव वो होते हैं जो निषेचन होने के बाद एम्ब्रायो को शरीर के बाहर निकाल देते हैं और शरीर के बाहर उस एम्ब्रायो का निर्माण होता है जो बच्चे में परिवर्तित हो जाता है। और सजीव प्रजक जीव निषेचन होने के बाद शरीर में ही उस बच्चे का निर्माण करते हैं और उसको निश्चित समय होने के बाद उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अंतर समझ आ रहा है ना? यस सर। अब अंड प्रजक जीव जो होते हैं वो कैल्शियम का एक खोल बना देते हैं अपने एम्ब्रायो के चारों ओर, और उस कैल्शियम के खोल के अंदर ही जो है उस बच्चे का निर्माण होता है। फिर वो बच्चा जो है अपना बड़ा हो जाता है, निश्चित समय के बाद उस अंडे को वो फोड़कर दुनिया में आ जाता है। और इसी तरह सजीव प्रजक जीव जो होता है वो एक निश्चित समय तक जीव के अंदर ही रहता है, वही सारा निर्माण होता है, और जब समय पूरा हो जाता है तो उस जीव को, जब वो समय पूरा हो जाना मतलब सारा विभेदीकरण हो चुका, सारा विभाजन जरूरी हो चुका, तब वो समय पूरा हो जाता है, उसके बाद उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब अंड प्रजक जीव और सजीव प्रजक जीव दोनों जो है खासियत भी है इनकी कुछ और इनकी कमियां भी कुछ है। खासियत क्या होगी तुम लोग के हिसाब से बताओ? अंड प्रजक जीव में क्या अच्छा होगा जो सजीव प्रजक जीव में नहीं होगा? यहाँ है बात समय की। आप अपने शरीर से निषेचन के बाद अंडा निकाल दिए, फ्री हो गए ना? यस सर। और सजीव प्रजक जीव जो है वो निषेचन होने के बाद एक निर्धारित समय तक अपने अंदर ही रखना पड़ रहा है, तो फंसे तो है ना ये लोग, उतने समय के लिए फंस जा रहा है ना। तो ये इसकी कमी है कि एक बार निषेचन हो जाए, शरीर से बाहर निकाल दो, वो बाहर निर्माण हो रहा है। बहुत सारे जीव हम लोग देखते हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब अंड प्रजक जीव होते हैं जो एक बार निषेचन होने के बाद उस अंडे को, मतलब कि उस एम्ब्रायो को अपने शरीर के बाहर एक कैल्शियम के खोल के अंदर वो रख देते हैं। कैल्शियम का खोल मतलब जो छिलका होता है, शेल जो होता है, अंडा सेल जो होता है, उसके अंदर जो होता है वो एम्ब्रायो होता है। ठीक है, तो जो शरीर के बाहर रख देते हैं, उसके बाद वो फ्री हो गए। वो चाहे तो फिर से कुछ दिनों बाद फिर से निषेचन करके फिर से एक नया अंडा बना दे, नया एम्ब्रायो बना दे, उसको भी शरीर के बाहर निकाल। लेकिन जो सजीव प्रजक जीव है वो एक बार निषेचन होने के बाद क्या होगा, एक निर्धारित समय तक वो फंस गए ना, तो उनकी जनन की क्षमता कम हो गई ना बच्चे पैदा करने की, क्योंकि लोग एक समय, निश्चित समय के लिए फंस रहे हैं वो लोग। तो ये ध्यान दो, इस चीज में बहुत वो है
कि कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। तो इन दोनों में फायदे क्या है, मतलब अंडप्रजक के फायदे क्या है कि निषेचन के बाद शरीर जो होता है वो फ्री हो जाता है फिर से निषेचन करने के लिए कुछ दिनों में। लेकिन सजीव प्रजक में क्या होता है, जो निषेचन होता है उसके कुछ समय बाद तक भी शरीर जो है फंसा रहता है और उसको कुछ समय बाद जीव को निकालना पड़ता है बाहर, उतने टाइम तक ये निषेचन नहीं कर सकता। तो ये एक नुकसान हो गया। अब सजीव जगत का फायदा क्या है? सजीव प्रोजेक्ट में मतलब कोई अब उसके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा। बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ा फायदा है कि सजीव प्रजक में जब शरीर के अंदर ही वो संतान रहेगी अभी, तो उसको जो उसका जनक है वो नुकसान पहुंचने देगा? नहीं पहुंचने देगा। लेकिन अंड प्रजक में वो शरीर से बाहर है, उसको चाहे वो मौसम हो गया चाहे वो जानवर हो गए, सब नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। एक फायदा भी था, एक ड्रॉबैक भी जानवरों में हो गए। अब पौधों, अब देखो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बिना निषेचन के ही बच्चे का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। नहीं समझ आया? कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बिना निषेचन हुए, अभी निषेचन भी नहीं हुआ है फिर भी वो अंडा दे देते हैं। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है, वो अंडा बाहर शरीर से निकाल देते हैं। कुछ ऐसे जीव जैसे छिपकली, ये क्या होता है, जिसके जरूरी नहीं है निषेचन हो जाए, इसका जब समय आ जाएगा तो ये अपना कैल्शियम युक्त, कैल्शियम के खोल से ये अपना एम्ब्रायो बाहर निकाल देगी। तो ये इसकी, ऐसे भी कुछ जीव होते हैं जो बिना जन्म किए, यानी कि मेल फीमेल नहीं मिले हैं अभी, फिर भी वो अपना अंडा शरीर के बाहर निकाल दिए। ये आंतरिक वाले में नहीं दिखता है, मतलब कि जो सजीव प्रजक है इनमें नहीं देखा जा सकता है। ये सिर्फ अंड प्रजक वाले में देखा जा सकता है कि बिना निषेचन किए ही जो है अनफर्टिलाइज्ड एग शरीर के बाहर निकाल देते हैं ये लोग। समझ रहे हो? तो उसको बोलते हैं अनिषेक जनन। तो ये जो है कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, कुछ ऐसे सरीसृप होते हैं जो बिना निषेचन के ही अपने शरीर से जो एम्ब्रायो बना हुआ है उसको बाहर निकाल देते हैं, और वो कैल्शियम के शरीर में रहता है। वो कोई उसको क्या उससे बच्चा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, लेकिन ये कर देते हैं, एक निर्माण कर देते हैं उसका। तो इसको अनिषेक जनन कहते हैं। इसी तरह पौधों में भी होता है कि जरूरी नहीं है कि पॉलन उस पर गिर जाए, पॉलन नहीं भी गिरा तब भी फल बना देते हैं, बीज बना देते हैं, उसको अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे इसको अनिषेक जनन कह रहे हैं, उसको अनिषेक फलन कहते हैं। पत्रिका के ऊपर जब पॉलन गिर जाता है तो एक ट्यूब की संरचना कर देता है, और ये ट्यूब अंडाशय है। अंडाशय में बहुत सारे अंडे होते हैं। ये पॉलन आकर अंडे से निषेचन कर लेता है। अब कौन सा भाग क्या बन जाता है? जो अंडे से निषेचन जो हुआ है, पॉलन और अंडे का निषेचन जो हुआ है, वो क्या बन जाता है बड़े होकर? बीज बन जाता है, क्योंकि उसी से तो नया पौधा उगाते हैं। और उसके बाद ये जो होता है इसको अंडाशय कहते हैं। ये नहीं, ये अंडाशय होता है। ये क्या बन जाता है? ये फल बन जाता है। फल जो फल हम लोग खाते हैं वो अंडाशय होता है, जो स्वेल करके फूल कर फल का निर्माण कर देता है। और इस फल के अंदर जो बीज होते हैं वो है आपका, बीज होते हैं जो वो एम्ब्रायो बीज को देख सकते हो आपसे ना? यस सर। युग्मनज बोलोगे? नो सर। एम्ब्रायो, वो एम्ब्रायो होते हैं, भ्रूण होते हैं। यस सर। तो वो भ्रूण होते हैं तो भ्रूण बीज बन जाते हैं, और ये जो अंडाशय है जिसके अंदर ये होता है वो फल बन जाता है। और इसको जो कवरिंग इसकी होती है, जो इस अंडाशय की कवरिंग जो होती है, ये फल की भित्ति बन जाती है। हर फल के पास एक कवरिंग होती है, देखे होगे, जिसको हम लोग चाहे तो उतार के खा सकते हैं या बिना उतारे भी खा सकते हैं। हर फल के पास कवरिंग होती है, ध्यान रखना। उसको छीलोगे तो अंदर तुमको फल दिखाई देगा, पूरा गुद्दा जिसको बोलते हैं वो दिखाई देगा। एक शब्द आता है भ्रूण उद्भव। भ्रूण उद्भव मतलब होता है कि भ्रूण का निर्माण। तो भ्रूण का निर्माण जानवरों में हम लोग बता दिए तुम लोगों को कि भ्रूण का निर्माण दो तरह से होता है, एक अंड प्रजक होता है, एक सजीव प्रजक होता है।
भ्रूण समझ रहे हैं ना, भ्रूण। Yes, sir, embryo। जब भ्रूण बन गया, एम्ब्रायो बन गया, अब इसका निर्माण की बात, तो इसी को भ्रूण उद्भव कहते हैं। भ्रूण उद्भव, जब एम्ब्रायो का निर्माण मतलब भ्रूण उद्भव, एक शब्द आया भ्रूण उद्भव। भ्रूण उद्भव मतलब कुछ नहीं, सिर्फ एम्ब्रायो का बच्चे के रूप में परिवर्तित हो जाना को भ्रूण उद्भव कहते हैं। भ्रूण उद्भव जानवरों में दो तरह का होता है, एक अंडप्रजक, एक सजीव प्रजक, दोनों आप लोगों को बता चुके हैं। Yes, sir। और पौधों में जो है ये भ्रूण उद्भव बीज के रूप में हो जाता है। कैसे होता है कि ये पॉलन आता है, जब निषेचन हो जाता है, भ्रूण बन जाता है, तो ये जो एग होते हैं, ये भ्रूण होता है, ये बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। Yes, sir। अब बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बाकी जो अंडाशय होता है, अंडाशय का अंदर का हिस्सा क्या बन जाता है, फल का गुद्दा बन जाता है। और अंडाशय की जो कवरिंग होती है, इसका कवरिंग होता है, ये फल की भित्ति बन जाती है, मतलब कि फल का कवरिंग है। सेब में देखो लाल रंग का कवरिंग होता है, तरबूज में देखो हरे रंग का होता है। ये कवरिंग जो होती है वो इसकी जो बाहरी सतह है वो इसकी कवरिंग बन जाती है। ये जो हम लोग भ्रूण बना, ये बीज बन जाता है, और ये जो इसका पूरा दीवारें हैं, ये सब क्या बन जाती है, गुद्दा बन जाता है। और ये फल जितना कुछ समय तक बाहर में रखा रह सकता है, अनुकूल परिस्थितियां पाने लगा। देखो अब बीज के बारे में बताएं। बीज तुम लोगों को पता थे मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब एक बीजपत्री, और डाइकॉट मतलब दो बीजपत्री, जिसको दाल कहते हैं, दाल। ठीक है, तो ये जो बीजपत्र होते हैं वो क्या होते हैं, वो हम लोग के लिए होते हैं, वो होते हैं उस बीज के लिए होते हैं, मतलब जो नया पौधा निकलने वाला है उसके लिए वो भोजन होते हैं। ठीक है, तो ये भोजन, ये दाल को तुम लोग 2-2 साल 3-3 साल तक रख सकते हो ना। तो क्यों ऐसा हो सकता है, क्यों रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये पौधा इस तरह से बनाता है कि जब तक उस भ्रूण को, इस एम्ब्रायो को, इसके अंदर जो छोटा सा भ्रूण रहता है, देखे होंगे, उस भ्रूण को जब तक फेवरेबल कंडीशन मतलब अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती हैं, तब तक वो एकदम सेफ, बिना विभाजन किए हुए एकदम सेफ अंदर पड़ा रहेगा। जैसे ही उसको कोई अनुकूल परिस्थितियां मतलब नमी और अच्छा पोषण मिल गया, तो ये तुरंत जो है अपने आप का डिवीजन करने लगेगा, समसूत्री विभाजन करने लगेगा, विभेदीकरण करने लगेगा। यहाँ पे भी विभाजन विभेदीकरण तो हो रहा है। ये भ्रूण है छोटा सा, कोशिका बहुत छोटी सी है, एम्ब्रायो है, लेकिन अब अभी जैसे ही इसको, जैसे अभी बोरे में रखे हो, अभी कुछ नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। जहां इसको थोड़ी सी नमी मिल गई तो ये क्या होने लगा, विभाजन और विभेदीकरण दोनों शुरू होने लगा। इसमें विभाजन से इसका भ्रूण का आकार बढ़ने लगा, विभेदीकरण से क्या हुआ, एक जड़ बनने लगा, एक ऊपर बनने लगा। अब समझ आ रहा है कुछ? तो इस विभाजन और विभेदीकरण द्वारा इस भ्रूण निर्माण होके पौधा बन जाता है। हो गया जीवों में जनन। जीवों में जनन। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्या देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे आप लोग का पुष्पीय पदकों में लैंगिक जनन। अब सिर्फ लैंगिक जनन है, उसको हम लोग करके देखा जाएगा उस चीज को। पौधों में जो है हम लोग उसको फाड़ेंगे, इसीलिए गुड़हल का पौधा मंगा रहे हैं हम लोग। उसको दिखाएंगे तुम लोगों को कि क्या हिस्सा क्या बन जाता है, अंडाशय, अंडे कैसे दिखते हैं उसके, ये सब चीजें। तो ये आप लोग का खत्म हो गया है। इसका नोट्स जो है आप लोग रजिस्टर अपना बना के लेके आओ। तो हाँ चलो बता दें। तो ये रहा आप लोगों का पहला चैप्टर, जिसमें इसका चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे पुष्पीय पदकों में लैंगिक जनन। मतलब अलैंगिक नहीं, अलैंगिक छोटा सा था बहुत। अलैंगिक में देखिए कितना जनन हुआ, अलैंगिक में कई तरह का हुआ, कलिकोत्पादन है, कटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, वो पढ़ा गया है। तो अब इसमें आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे पुष्पीय पदकों में लैंगिक जनन।